नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट फर्स्ट में ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर में हम पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवनों के कार्य का प्रधान क्षेत्र उष्ण शुष्क मरुस्थल होते हैं। पृथ्वी का लगभग 1/3 स्थल भाग शुष्क व अर्धशुष्क है। इन क्षेत्रों में सूर्य ताप या पाले के प्रभाव के कारण चट्टानों में भौतिक ऋतु अपक्षय होता रहता है। भौतिक अपक्षय द्वारा विखंडित चट्टानों पर पवनें क्रियाशील रहती है। पवन के कार्य 3 प्रकार के होते हैं: अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। इनके द्वारा विभिन्न भू स्वरूपों का निर्माण होता है। अब पवन द्वारा अपरदन कार्य ये 4 प्रकार से अपरदन होता है। अनावृतन, ये मार्ग में पड़ने वाली मिट्टी की परतों को उड़ा ले जाती है, जिससे धरातल का वह भाग कालांतर में मिट्टी, बालू, कंकड़ इत्यादि से विहीन होकर ठोस चट्टान के रूप में उभर आता है। उसके बाद वहाँ भौतिक अपक्षय क्रियाशील हो जाता है। इस क्रिया को अनावृतन कहते हैं। दूसरा है अपवाहन। कभी कभी पवनें इतनी वेगवती व प्रबल होती है कि वे अपक्षय द्वारा ढीली की गई चट्टानों की पूरी परत को उड़ा ले जाती है। इस क्रिया को अपवाहन या डिफ्लेशन कहते हैं। तीसरा है अपघर्षण। पवनों द्वारा अपरदन की तीसरी क्रिया अपघर्षण है। बालू के कणों से युक्त पवनें अपरदन का शक्तिशाली कारक बन जाती हैं। बालू के कण पवनों द्वारा अपघर्षण के यंत्र का कार्य करते हैं। नग्न चट्टानों पर पवनों के ये यंत्र सरेस कागज, सैंड पेपर के जैसा कार्य करते हैं। पवनों द्वारा अपघर्षण धरातल के समीप तो होता ही है, कुछ ऊपर उठी चट्टानों पर सबसे अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पवनों की गति सबसे तेज होती है। उसके साथ उड़ाए गए बालू के कणों की मात्रा भी सर्वाधिक होती है। अधिक ऊंचाई पर पवन के क्षयकारी कार्य कम होते हैं, क्योंकि वहाँ बालू के सूक्ष्म कण ही पाए जाते हैं। इससे वहाँ पर्याप्त घर्षण नहीं होता। तीसरा है संधि घर्षण। शिलाखंड व चट्टान चूर्ण आपस में घर्षित होकर या रगड़ खाकर भी टूटते हैं। इस क्रिया को संधि घर्षण कहते हैं। अब अपरदन द्वारा जो विभिन्न प्रकार की भू आकृति बनती है, स्थलाकृतियाँ बनती है। पवन गर्त, ब्लो आउट। पवनों की अपवाहन क्रिया से मरुस्थलीय प्रदेशों में गड्ढे बन जाते हैं। सहारा मरुस्थल के में कतारा गर्त सागर तल से 128 मीटर नीचे है। तीव्रगामी व प्रबल पवनों द्वारा कई बार चट्टानों की मोटी परतों के उखाड़ दिए जाने के कारण भी ऐसे गर्त बन जाते हैं। दूसरा है जालीदार शिला। जहाँ चट्टानों में कुछ मुलायम और कुछ कठोर रवे एक साथ होते हैं या कठोर और मुलायम शिलाखंड मिश्रित रहते हैं, वहाँ पवनों के प्रहार से मुलायम रवे या मुलायम संयोजक घिस जाते हैं, जबकि कठोर रवे कम घिस पाते हैं। इससे चट्टान की सतह खुरदरी व जालीदार हो जाती है। ऐसी सतह वाली चट्टान को जालीदार शिला कहते हैं। तीसरा है यार डांग। पवनों की अपघर्षण क्रिया से उत्पन्न सूक्ष्म शुष्क प्रदेश की यह एक विशिष्ट आकृति है। प्रचलित पवनों की दिशा में जब कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें कुछ झुकी होती है, तभी इस आकृति का निर्माण होता है, क्योंकि बीच बीच की मुलायम परतें पवनों के घर्षण के द्वारा अधिक कट जाती है तथा दोनों ओर की परतें कम कटती है। दूर से देखने पर ये एक दूसरे के समानांतर खड़ी चट्टानें और इनके बीच नाली नुमा गर्त विचित्र दृश्य उत्पन्न करता है। अगला है छत्रक या गारा। पवनों की घर्षण क्रिया से चट्टानों का निचला भाग अधिक कट जाने के फलस्वरूप बनी ये छत्रक जैसी आकृति होती है। जब पवनें विभिन्न दिशाओं में चलती हैं तो चट्टानी टीला चारों तरफ से कट जाता और पवनों लहर और द्वारा भूमि के जल के कार्य भू अपरदन में होते हैं। उससे इस प्रकार की आकृति बन जाती है। अगला है ज्यूजेन। ऐसी आकृति के निर्माण के लिए आवश्यक ही मुलायम और कठोर चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था में एक दूसरे के नीचे समानांतर हो। ऊपरी कठोर शैल की परत की दरारों में ओस भर जाती है और रात में जब तापमान अत्यंत निम्न हो जाता है तब वह हिम बनकर दरारों को चौड़ा कर देती है। दिन के समय पवनें उन दरारों से शिला चूर्ण को उड़ा ले जाती है। इससे गहराई में चट्टानों का अपरदन होने लगता है। ऊपरी कठोर चट्टान की अपेक्षा निचली मुलायम चट्टान का अपरदन अधिक तेजी से होता है। ऐसी आकृतियों में यंत्र तंत्र कठोर चट्टानों की टोपियाँ बची रहती है, जिसे ज्यूजेन कहते हैं। फिर है भूस्तंभ। पवनों के अपरदन के कारण कठोर शिलाखंड कम घिसने से खंबे की तरह खड़ा रहता है, जबकि इसके आसपास की मुलायम चट्टानें अधिक घिसकर नीचे हो जाती है। इन कठोर चट्टानों की उभरी हुई स्तंभनुमा आकृति को भूस्तंभ कहते हैं। सातवां है गुंबदाकार टीले या इंसेलबर्ग। मरुस्थलों में पवनों के प्रभावकारी अपरदन के फलस्वरूप मुलायम चट्टानी भाग कट छटकर समतल प्राय बन जाते हैं, लेकिन यंत्र तंत्र कठोर चट्टानों से निर्मित गुंबदाकार चट्टानी टीले उभरे रहते हैं। इन्हें गुंबदाकार टीले कहते हैं। अगला है पवनों का परिवहन कार्य। पवनों द्वारा बालू का परिवहन 2 प्रकार से होता है। पवनों के साथ उड़ता हुआ
और पवनों द्वारा सरकता हुआ। सूक्ष्म और हल्के कण उड़ते हुए परिवर्तित होते हैं। अपेक्षाकृत मोटे कण बार बार उठाकर आगे सरकाए जाते हैं। तेज गति होने पर जैसे आंधियों में ये कण उड़ने भी लगते हैं। भारी कण या छोटे बड़े कण धरातल पर लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं। अब निक्षेप के द्वारा निर्मित स्थलाकृति की बात करें तो बालू का स्तूप या सैंड ड्यून्स का नाम आता है। ये तेज पवनों के साथ लुढ़कते हुए बालू कणों के निक्षेप से बने बालू के टेले या स्तूप होते हैं जो मरुस्थलों में मिलते हैं। ये स्तूप एक जगह स्थिर न रहकर खिसकते रहते हैं। ये स्तूप पवनों की दिशा में आगे की ओर खिसकते रहते हैं। इनके निर्माण के लिए प्रचुर मात्रा में बालू का प्रवाह तथा पवनों में मार्ग में बाधा होना आवश्यक है। बालू का स्तूप आकार के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। फिर है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ये स्तूप पवनों की दिशा के समानांतर बनते हैं। ये लंबे टीले के रूप में रहते हैं। इनका पवनों मुखी ढाल धीमा और पवन विमुखी ढाल तीव्र गति का होता है। सहारा में से सीफ भी कहते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये स्तूप पवनों की दिशा के आड़े या लंबवत होते हैं, अर्थात इनका विस्तार पवनों की दिशा के समकोण होता है। कई अनुप्रस्थ स्तूप अर्धचंद्राकार आकृति के भी होते हैं। इन्हें बरखान कहते हैं। इनकी अर्धचंद्राकार भुजा नतोदार तथा दूसरी भुजा उन्नतोदार ढाल की होती है। फिर है रिपल मार्क या उर्मी चिन्ह। जहाँ पवनें मंद गति से चलती है वहाँ बालू का धरातल पर लहरनुमा चिन्ह मिलते हैं। इन्हें उर्मिल चिन्ह कहते हैं। पुष्कर व बूढ़ा पुष्कर तथा जैसलमेर के निकट सम के टीलों पर इस प्रकार के रिपल मार्क दिखाई देते हैं। फिर है लोयस मरुस्थलों में धूल भरी आंधियाँ चला करती हैं। इन आंधियों में बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जमा होती रहती है। इसे लोयस कहते हैं। लोयस के मुख्य क्षेत्र उत्तरी चीन, मध्य यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका का मिसिसिपी प्रदेश है। लोयस मिट्टी बड़ी उपजाऊ होती है। अगला है पलाया। पवनों की अपवहन क्रिया द्वारा बने पवन गर्तों में जब जल एकत्रित हो जाने से खारे पानी की झील बनती है तो इन्हें पलाया कहते हैं। धन्यवाद।